बिस्मिल्लाह। आज भी हमारा लेक्चर है जी व्हाट इज स्टेज फ्राइट। स्टेज फ्राइट सादा लफ्ज़ में कहें कि स्टेज के ऊपर आने का डर, ये क्या है। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि स्पेशली आप जो बच्चे हैं, अभी आपको कई सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे हैं उनको स्टेज के ऊपर आने का बहुत ज़्यादा डर होता है, या वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये नर्वस हो जाना, परेशान हो जाना, ये स्टेज फ्राइट क्या है। तो जब भी आपको कभी स्टेज फ्राइट होता है तो आपके दिमाग के अंदर एक दो जो हैं दो स्पेसिफिक पार्ट हैं आपके, एड्रीनालीन और नॉन एड्रीनालीन, ये दो केमिकल रिलीज होते हैं आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर। ये दो जो हैं कह लें कि ये ग्लैंड जो है वो स्क्रीट होते हैं, और इनके स्क्रीट होने से क्या होता है कि आपको जो है ये दो केमिकल स्क्रीट होते हैं, उन स्क्रीशन की वजह से क्या होता है कि आप जो है वो नर्वस फीलिंग करते हैं। ठीक है, नर्वस फीलिंग आती है एक तो। दूसरा क्या होता है कि आपको ये स्टमक के एरिया के अंदर आपको नर्वस फीलिंग आती है कि जहाँ स्टमक के इलाके के अंदर जहाँ पे आपका मैदा है वहां पे आपको थोड़ा थोड़ा दर्द फील होता है। दूसरा क्या होता है कि आपकी हार्ट रेट बहुत तेज हो जाती है। तीसरा यह है कि आपकी नीज जो है, आपकी जो पिनिया है या आपको नीज कह लें, ये बहुत ज्यादा वीकर हो जाती हैं। आपको ऐसे लगता है जैसे टांगों में से, जैसे पंजाबी में कहना कि साह ही निकल गया। तीसरा ये है कि हैंड मॉइस्ट हो जाते हैं, स्पेशली हाथ की जो तलियां हैं, इनके ऊपर पसीना आना शुरू हो जाता है। फिर एक अनप्लेजेंट से आपके पास सिचुएशन हो जाती है। और ये जो है आपका, ये जो है आपको कई सारे इसकी जो स्टेज फ्राइट होता है इसके कई सारे रीजन हैं, कई सारी वजूहत हैं। उनमें से सबसे पहला ये है ये परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म आपने पहले ही सोचा होता है कि जो मैं वहां पे जाके बोलूंगा तो बहुत ही आला बोलूंगा, बहुत अच्छा स्पीच दूंगा। तो जब आप स्पीच अच्छी नहीं होती तो डेफिनेटली आपके ऊपर स्टेज फ्राइट जो है वो तारी हो जाता है। आप टेंस हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि आपको स्टेज फ्राइट होने की दूसरी रीजन ये है कि आपकी पुअर या बिल्कुल एडिक्वेट प्रिपरेशन ना हो। कि जब आपने देखे ना, आपको एक प्रेजेंटेशन दी गई थी, टीचर ने प्रेजेंटेशन दी है, आप वो तैयारी करके नहीं आए। अब जब आप स्टेज के ऊपर आएंगे तो डेफिनेटली आपको आता कुछ नहीं है। जब आता कुछ नहीं है तो आप जो है वो परेशान हो जाएंगे, और ये वाली सिचुएशन जो है वो नर्वस या टेंस होने वाली सिचुएशन है, ये हो जाएगी। तीसरा ये है कि आप इनएक्सपीरियंस है, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, आप बहुत दफा जो है वो स्टेज के ऊपर नहीं आए, तो इस वजह से भी आप जो है इनएक्सपीरियंस होने की वजह से भी आप स्टेज फ्राइट होता है। चौथी रीजन ये होता है कि आप जो है लैक ऑफ रूटीन, कि आपको जो है रूटीन ही नहीं है। ये काम आप रोज रोज नहीं करते, आपने जिंदगी में पहली दफा कर रहे हैं, दूसरी दफा कर रहे हैं, या वेरी फ्यू टाइम्स आपने अभी तक की है। इस वजह से भी आपको स्टेज फ्राइट होता है। चौथा जो है आपको जो रीजन है कि वो आपके पास के अंदर कोई आपके साथ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हुआ है। यानी कि पास के अंदर आपने कोई एक आधी दफा प्रेजेंटेशन दी थी तो टीचर ने बहुत बेइज्जती की, लोगों ने, आपके ऑडियंस जो थे उन्होंने आपका बहुत मजाक उड़ाया और आपके ऊपर ये सिचुएशन तारी हुई। तो नेक्स्ट टाइम फिर आप कोशिश करते हैं कि कभी भी स्टेज के ऊपर ना आए। तो वो जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो भी आप मैटर करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग जो है वो ऑटोमेटिकली जो माजी में आपके साथ कभी भी कोई अनप्लीजेंट हुआ है तो आप वो वाला एक्सपीरियंस को दोबारा नहीं करना चाहते। अगर कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप डेफिनेटली उसको दोबारा से एक्सपीरियंस करना। तीसरा जो है आपके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन होता है कि मैंने जो प्रिपरेशन करके आया हूँ, स्पीच प्रिपेयर करके आया हूँ, ये कोई अच्छी जो है नहीं है। जब अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप परेशान हो जाते हैं कि ले भी अब तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, सही नहीं होगी, या मैं सही कर नहीं सकूंगा, या जो मैं करूंगा वो टीचर को पसंद नहीं आएगा। आप इस वजह से करना ही नहीं चाहते या टेंस हो जाते हैं। तीसरा यह है कि लो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। आप खुद के ऊपर अपने आप को यकीन ही नहीं है, आप अपने आप के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं कि जी आप सही बोल सकते हैं, आपने सही मटेरियल तैयार किया है या सही स्पीच तैयार की है। तीसरा ये है कि फियर ऑफ फेलियर्स, आपको ये भी डर होता है कि नहीं भी ये मेरे से नहीं हो सकेगा, मैं कर ही नहीं सकूंगा, मैं प्रिपेयर ही नहीं कर सकूंगा, या मैं बोल ही नहीं सकूंगा। तो जब डेफिनेटली आपको कभी किसी ने बुला लिया स्टेज पे तो डेफिनेटली आप नर्वस हो जाएंगे बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर्स। तीसरा जो है अब्स्ट्रक्टिव कन्विक्शन और बिलीव्स, क्या आपके ऊपर कई सारे बिलीव्स हैं, आप समझते हैं कि नहीं मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं इन्फ्लुएंशियल नहीं हूँ, तो मैं सही मटेरियल ही नहीं तैयार कर सकता। ये आपने कई सारी बैड चीजें जो आपने खुद अपने मुतालिक सोच रखी होती है, सेल्फ सैबोटेज।
सेल्फ सैबोटाज कि अपने आप को खुद ही डरा रहे होते हैं, खुद ही जो है अपने आप को सरेंडर कर रहे होते हैं कि नहीं मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सही नहीं कर सकता, मैं सही प्रिपेयर नहीं कर सकता, मैं सही बोल नहीं सकता। यानी कि खुद ही सरेंडर कर गए। जब खुद ही सरेंडर कर गए तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रहेगा। इसके अलावा बैड हैबिट्स, कई सारी बैड हैबिट्स होती है आपके, आप जो है वो प्रिपेयर नहीं करते, आप टाइमली काम नहीं करते, आपने मटेरियल प्रिपेयर नहीं किया, सर्च नहीं किया, ये कई सारी बैड हैबिट होती है। या टू मच कैफीन, क्या बहुत ज्यादा जो है कैफीन लेते हैं। ये कैफीन आपको पता है चाय में, कॉफी में, ऐसी कई सारी चीजों में होती है। आप बहुत ज्यादा कैफीन लेते हैं तो फिर भी जाके वहां पे नर्वस हो सकते हैं। ये कई सारी जो 10-12 वजूहात हैं, ये सारी की सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको स्टेज फ्राइट होता है। स्टेज फ्राइट मीन स्टेज के ऊपर आने का डर होता है। ठीक है, अब आगे आपने ये रीजन तो समझ ली कि इनकी काउजेस क्या है, हमें स्टेज फ्राइट होता क्या है। तो फिर स्टेज फ्राइट को खत्म करने का क्या हल क्या है। यानी कि आप स्टेज के ऊपर आए और आपको डर ना लगे, बिल्कुल जैसे मैं अब आपके साथ बोल रहा हूँ, स्टेज के ऊपर आके, डाइस के ऊपर आके बोल रहा हूँ, सारे ऑडियंस के सामने बोल रहा हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा, तो आपको भी ना लगे। तो उसके लिए उसका हल क्या है, कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहला हल है जो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये जो है आपने ये कहावत सुनी हुई है कि आप जितनी प्रैक्टिस करें, आपको प्रेजेंटेशन है, आप प्रेजेंटेशन को पहले सर्च करें, अच्छा मटेरियल ढूंढें, अच्छा कंटेंट ढूंढें, अच्छा जो है ढूंढने के बाद उसको प्रिपेयर करें, अच्छा स्ट्रक्चर बनाएं, फिर उसको जो है स्लाइडें किसी को दिखा लें, दिखाने के बाद ये है फिर उसके जब आप समझ लें कि अब ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया सारा कुछ, अब उसकी आप प्रैक्टिस करें बार 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 बार, कभी खुद के सामने, कभी बहन भाइयों के सामने, कभी क्लास फेलो के सामने, कभी फ्रेंड्स के सामने अपने। तो उसको जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली जब स्टेज पे जाएंगे तब भी आप सही कर सकेंगे। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप पहली दफा ही जब जाके करेंगे तो आप सही नहीं कर सकेंगे। क्यों कि कई दफा जो चीज़ आप करते हैं वो आप वहां पे जाके परफेक्ट नहीं कर सकते, और आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो डेफिनेटली आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आपका मजाक बनता है, या आपकी कोई बेइज्जती कर देता है, या आपकी उधर जो है वो लोग आपके ऊपर हंसते हैं, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो आपने अभी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाना है। तो बचाने का क्या है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने कामयाब होंगे। दूसरा क्या है कि डिवेल्प आ रूटीन, आप रूटीन बना लें। प्रेजेंटेशन देनी है, कहीं भी देनी है, तो सबसे पहले आप हाथ खड़ा करें। कोई आपको विलिंगली कहता है, टीचर कहता है जी प्रेजेंटेशन कौन कौन देगा, तो आप हाथ खड़ा करें जी मैं करूंगा। नहीं तो आप खुद ये प्रैक्टिस अपनाएं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने क्लास फेलोज के सामने कुछ छोटे छोटे इश्यूज को डिस्कस करें और आके स्टेज के ऊपर बोलें, डेली बेसिस पे बोलें। ठीक है, और जब आप जितना फ्रीक्वेंटली करेंगे उतना ही आस्ता आस्ता ये खौफ होता है, ये डर होता है, मगर ये आस्ता आस्ता इसके ऊपर आपका दिमाग जो है वो काबू पा लेता है। तो जितनी जल्दी काबू पा लेगा उतनी जल्दी आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे और आपका ये खौफ जो है, स्टेज फ्राइट जो है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि डोंट ड्रेस अप, कि आप ऐसा ड्रेस ना पहने या ऐसा आप जो है वो चीजें ना पहने कि जो वो वहां पे जाके परेशानी का बायस बन जाए। मसलन आपने यहाँ पे इसने लिखा है कि बहुत ज्यादा हाई हील्स पहन लेते हैं, हाई हील्स पहन के आप जो है वो स्टेज के ऊपर चले जाते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में, और उधर आप कंफर्टेबली खड़े ही नहीं हो सकते। जब खड़े नहीं होंगे तो आप ठीक है एक लाफिंग स्टॉक बन जाएंगे। लाफिंग स्टॉक मीन के लोगों आपके ऊपर हंसेंगे। ठीक है, अभी कभी डगमगाएंगे। तो आप ऐसा ड्रेस पहने जिसके अंदर आप कंफर्टेबल फील करें। ऐसी टाई ना पहन लें या इतना कस के बटन ना बंद कर लें कि आपको जो है वो सांस ही ना आए। जब सांस ही नहीं आएगा, या आपके पाँव में ऐसे हाई हील्स पहनी है या ऐसा जूते पहन लिए जिसमें आप प्रॉपरली खड़े ही नहीं हो सकते। ठीक है, और वहां पे ऊंची नीची जगह है तो फिर आपको प्रॉब्लम बन जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए जो है आप ऐसा ड्रेस पहने, ऐसे जूते पहने, ऐसी टाइज पहने जो आपको कंफर्टेबल फील करें, जिसमें आप अनकंफर्टेबल बेचैन फील ना करें। तो फिर आपको जो है वो डेफिनेटली वहां पे भी जाके आपको जो है वो कम से कम ड्रेस की वजह से परेशान नहीं होगी, या आपको ड्रेस की वजह से खौफ नहीं होगा कि गंदा ड्रेस है, इधर दाग लगा हुआ है, टाई फटी हुई है। ठीक है, या कोई और कपड़ा फटा हुआ है, तो फिर डेफिनेटली आपको कंफ्यूजन होगी, आप टेंस होंगे कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या देखेंगे। तो ये जो है तीसरा, ये है अपने आप को काम रखना है कि फौरी भाग के जाके सीधा जो है आपने प्रेजेंटेशन पे आप कह लें कि आप ना हो जाए, सीधी जाके प्रेजेंटेशन शुरू कर दें।
कम से कम आस्ता आस्ता स्लो करें। स्लो करने का ये है कि आप अपने आप को सबसे पहले एक कंफर्टेबल पेस के अंदर ले आए, फिर इसके बाद अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें कि आप जो है वो यूज टू हो जाए। फिर यह है कि आपको जो जितना नेसेसरी टाइम चाहिए एक स्टार्ट लेने के लिए, तो आप स्टार्ट करें। और स्टार्ट भी करें तो आप कोशिश करें कि कोई स्टोरी टेलिंग से, स्टोरी टेलिंग एक ऐसी हैबिट है जिसके थ्रू जो है वो आप जो कह लें कि ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग आप देखें, कोई आम बंदा जितना कोई लेक्चर दे रहा हो वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता, मगर अगर कोई स्टोरी टेलर आपको टीचर मिल जाए, स्टोरी टेलर मीन का आपको कहानियां सुनाए, तो आप कहानियां बगौर सुनेंगे, आप तवज्जो हटाना ही नहीं चाहेंगे कि इधर उधर के एक मिनट इधर उधर हटाई तो स्टोरी पीछे रह जाएगी। ठीक है। दूसरा यह है कि डोंट अपोलोजाइज फॉर बीइंग नर्वस, कि आप कभी भी अपोलोजाइज ना हो। अगर आपको कोई नर्वसनेस हो रही है, आपकी टांगे कांप रही है, ठीक है, आपको हथेली के ऊपर पसीना आ रहा है, ठीक है, आप कहीं ना कहीं अटक रहे हैं या कहीं कुछ भूल गए, तो डोंट जो है अपोलोजाइज, आपने अपोलोजाइज नहीं करना, ऑडियंस को नहीं बताना कि आप नर्वस हैं। अगर बात का क्या होता है कि हम नर्वस होते हैं, ठीक है, हमारे टांगे कांप रही होती है मगर डाइस के पीछे होती है, या हाथों के ऊपर पसीना आ रहा है, ठीक है, या जो कोई और ऐसा कोई नर्वसनेस टेंस सिचुएशन है, ठीक है, या हमारा दिल तेजी से धड़क रहा है, ऑडियंस को बाद तक पता भी नहीं चलता। तो ऑडियंस को जब बताएंगे तो डेफिनेटली उनको भी परेशान कर देंगे, उनको भी टेंस कर देंगे, फिर वो आपका ज्यादा मजाक उड़ा सकते हैं, ज्यादा परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए उनको कभी भी अपोलोजाइज आपने नहीं करना। ठीक है। दूसरा यह है कि आप जो है प्रोफेशनल सपोर्ट लें। प्रोफेशनल सपोर्ट क्या है कि आप जो है आपने प्रेजेंटेशन तैयार किया, आप अपने टीचर्स को दिखा सकते हैं, आप अपने से सीनियर स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं, किसी जो है मसलन आप बीएस के हैं तो आप एमएस के स्टूडेंट को दिखा सकते हैं, किसी भी जो थोड़ा सा प्रोफेशनल बंदा है जो समझता है उस चीज़ को, उसको आप स्पीच दिखा सकते हैं, प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, अपने कंटेंट्स दिखा सकते हैं, फिर उसके सामने प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। तो फिर उसको आप चेक करें, वो आपको कई सारे कमेंट्स देगा, कई सारी बातें बताएगा, जो आपके नर्वस होने की कोई वजूहात हैं वो बताएगा, तो फिर डेफिनेटली आप जो है वो डेफिनेटली वहां पे अच्छा जाके परफॉर्म करेंगे। तीसरा एक और ये होता है कि फिजिकल एक्टिविटी, आप जो है आपने जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो फिर स्टेज फ्राइट को खत्म करने का एक तरीका ये भी होता है। एक मैंने अक्सर आपने देखा होगा कि कई सारे स्टूडेंट होते हैं जब प्रेजेंटेशन देने लगते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो जो है वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही देखते रहते हैं, ठीक है, या आपने स्लाइडें चलाई हुई है तो स्लाइड्स को देखते रहते हैं, उसको पढ़ते रहते हैं, एक आधी स्लाइड इधर उधर होगी उनको पता ही नहीं चलता, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। मगर अगर आप जो है वो आपने प्रेजेंटेशन पहले से तैयार की हुई है, आपको सारी याद है, लाइन बाय लाइन आती है, एक एक लफ्ज आता है, पूरी स्टोरी आती है, तो फिर आप जो है इधर उधर उनको बॉडी मूवमेंट्स भी कर सकती हैं, इधर उधर घूम भी सकते हैं हाल में, कभी इधर चले गए इस तरफ ऑडियंस को की तरफ चेहरा कर लिया, कभी दूसरी तरफ कर लिया, कभी तीसरी तरफ कर लिया। इस तरीके से आप मुख्तलिफ अपने हाल के अंदर जो है वो चेहरा करके घूम भी सकते हैं, फिर भी सकते हैं, और अपने हाथों के साथ इशारे भी कर सकते हैं। तो जब आप ये सारी बॉडी मूवमेंट यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर नर्वसनेस नहीं आएगी। ठीक है। और तीसरा ये है कि आपने मेंटेन पॉस्चर, या आपने एक स्पेसिफिक या कंफर्टेबल पोजीशन जो है या पोस्चर में अंदर अपने आप को रखना है कि ताकि आप जो है वो सही लग रहे हैं, सही फील हो रहा है, या आप ऑकवर्ड तरीके से खड़े हैं। अगर आप गलत तरीके से खड़े हैं तो फिर भी मजाक बन जाएगा, और लोगों के आप कह कहे सुनेंगे तो और नर्वस हो जाएंगे। तो आपको एक जो है जो पावर पोस्चर रखना पड़ता है, एक स्पेसिफिक जो कह लें कि बॉडी केमिस्ट्री को सेट करना पड़ता है अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से। और तीसरा ये है कि ब्रीदिंग, सांस लें, बहुत तेज ना बोलें, आपने आस्ता आस्ता बोलना है, मगर ये है कि सांस लेते रहें। और ये जो है कि जब आप नर्वसनेस होते हैं तो आपकी जो सांस है वो शॉर्ट हो जाते हैं, अब तेजी तेजी से बोल रहे होते हैं, ये बड़े तेजी से स्पीक कर रहे हैं। तो तेजी से स्पीक करने का मतलब ये है कि आप छोटी छोटी सांस ले रहे हैं, तो मतलब ये है कि आप नर्वस हैं, तो वो ऑडियंस को भी पता चल जाता है। ठीक है। तो आपने अपना बैलेंस रखना है, ना बहुत ज्यादा तेज बोलना है, ना बहुत ज्यादा स्लो बोलना है, ठीक है, बल्कि एक नॉर्मल पेस में एक बैलेंस पोजीशन में बोल रहे हैं ताकि सबको समझ भी आए, आपको नर्वस भी ना हो, और अगर आप थोड़ा सा लाइन से उतर भी जाए तो फिर वापस आ भी सकें। ये ना हो कि जैसा वो कारी साहब जो है वो आपने देखा तरावियों में वो चौथे गियर च गड्डी पाई होंगी, ठीक है, कि आपने बहुत स्पीडीली बोल रहे हैं तो एक लफ्ज भी इधर उधर हो गया तो फिर गाड़ी उतर गई तो बस उतर ही गई। तीसरा है सेल्फ प्रोग्रामिंग।
सेल्फ प्रोग्रामिंग क्या है कि आप जो है जब ये तैयार करते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस के दरमियान खुद आप अपना एनालिसिस करें, ठीक है, अपने आप को सजेशन दे, अपने आप की सेल्फ प्रोग्रामिंग करें कि ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं इनर डायलॉग, यानी कि अपने आप की करेक्शन करना। तो ये सबसे बेहतर करेक्शन होती है। ये बात का कई सारी गलतियां जो दूसरे लोग नहीं बता सकते, वो आपका इनर सेल्फ बता सकता है कि नहीं यार, ये ग्रामेटिकली मैंने गलत लिखा हुआ है, ये स्लाइड का पोजीशन अच्छी नहीं लग रही, ये स्लाइड का लफ्ज है तो इस लफ्ज की कोई तस्वीर हो तो ज्यादा इंटरेक्टिव बन जाएगी वो स्लाइड। तो ये चीजें जो है वो आप ऐड करें, कोशिश करें। तो इसको कहते हैं सेल्फ जो है प्रोग्रामिंग। हिप्नोबैलेंसिंग, हिप्नोबैलेंसिंग ये होता है कि आपको एक हिप्नोथेरापी होती है, हिप्नोथेरापी के थ्रू आपका डर खत्म किया जाता है, यानी कि आपको कई सारी एक्टिविटी कराई जाती हैं, ठीक है, कई सारी। तो ये आपको जो है डेफिनेटली मेंटल स्ट्रेस को खत्म करने के लिए होती है कि लोग आपको जो है कंफर्टेबल फील करवाते हैं और आपकी एंग्जाइटी खत्म करने की करती है। इसके अलावा प्रोफेशनल फीडबैक, प्रोफेशनल फीडबैक मीन जो प्रोफेशन के अंदर लोग हैं उनसे सीखे। वो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। आप देखें यूट्यूब के आपके फील्ड से रिलेटेड कई सारे प्रोफेशनल यूएसए के, यूरोप के, कनाडा के, हर कंट्री के लोग मौजूद हैं, तो उनके लेक्चर सुने या जो है वो उनसे सीखे कि वो क्या कहते हैं, या आपने जो कंटेंट तैयार किया है वो किसी एक्सपीरियंस बंदे को, प्रोफेशनल बंदे को दिखा सकते हैं कि ये सही है, ये नहीं सही, इसको कैसे जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है, या स्पीच कैसे तैयार की सकती है। वो आपको डेफिनेटली अच्छे कमेंट्स देंगे, उन कमेंट्स पे अमल करें और उनको इम्प्रूव कर सकते हैं आप। इसके अलावा मेंटल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग ये है कि आप अपने आप को खुद से जो है वर्चुअल ट्रेनिंग के अंदर जो है अपने आप को शामिल करते हैं। वर्चुअल ट्रेनिंग के अंदर की भी छोटी छोटी एक्टिविटी करते हैं आप, छोटी छोटी डायलॉग करते हैं अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ। आप छोटे छोटे ये एक्सपीरियंस खुद करते हैं स्टेज के ऊपर आने का, ठीक है। और इससे क्या होता है कि आपकी आस्ता आस्ता ये मेंटल ट्रेनिंग हो रही होती है। आपको ये दिखे ना डिफरेंट क्लब्स के अंदर, डिफरेंट टीजीएम्स के अंदर आपको शामिल किया जाता है। उसका मकसद यही होता है कि स्टूडेंट डिफरेंट फोरम्स पे आए, बोलें, मैक्सिमम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। और पार्टिसिपेट करने का मकसद क्या है कि इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, ये है इनकी मेंटल ट्रेनिंग हो। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तो डेफिनेटली जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सके। इसके अलावा प्लान बी, हमेशा प्लान बी भी तैयार रखें। मसलन आपने बाद औक़ात किया है कि आपने एक प्रेजेंटेशन बना के लेके गए थे, ठीक है, और प्रेजेंटेशन में कुछ स्लाइडें चली नहीं या स्लाइडों का कलर शो ही नहीं हुआ वहां पे, तो फिर क्या करें? तो प्लान बी भी हो लाजमी कि, यानी कि एक काम अगर इस तरीके से नहीं है, अगर ये स्पीच नहीं हो सकती या ये सेंटेंस नहीं बोला जा सकता, तो मैं ये सेंटेंस बोल लूंगा। तो आपने बी प्लान, प्लान बी इसे कहते हैं कि आपने कोई अल्टरनेट भी सोच के रखा हो। इसके अलावा बी कॉन्फिडेंस इन डीलिंग विद टेक्नोलॉजी, के बाद का कई सारी टेक्नोलॉजी, कई सारी ये जो पावर पॉइंट हम मीडिया यूज करते हैं, ठीक है, या और कई सारे हम प्रोजेक्शन जो है या विजुअल एड्स यूज करते हैं, तो इनको यूज करने का पहले हमें तरीका भी आना चाहिए। बाद का समझते हैं कि बस ये तार लगाई मल्टीमीडिया के साथ तो चल पड़ेगी मेरी प्रेजेंटेशन। बाद का जब आप उधर लगते हैं तो वहां पे आप लगे रहते हैं, आपसे वो डील ही नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा जो है मैंने कहा कि बाद का टेक्नोलॉजी ऐसे मसलन देखे ना, पावर पॉइंट है, मीडिया, आपने सारी प्रेजेंटेशन तैयार कर ली कंप्यूटर पे, ठीक है। अब क्या है कि उधर जाके मसला ये हुआ, जिस गांव में आपने प्रेजेंटेशन देनी थी वहां पे जाके बिजली नहीं, सुबह से गई है, शाम को आएगी। अब प्रेजेंटेशन तो आपकी उस कंप्यूटर के अंदर है, ना कंप्यूटर चले और ना आप प्रेजेंटेशन दे सके, मतलब आपका प्लान तो चौपट हो गया। तो इसके लिए ये है कि आपने प्लान बी तैयार कर किया हो, कॉन्फिडेंट हो, मगर ये नहीं है कि फुली आप डिपेंडेंट ही हो जाए टेक्नोलॉजी पे। डिपेंडेंट होना नहीं है, हाँ टेक्नोलॉजी को, उसको इस्तेमाल करके आप अपनी स्पीच को की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, मगर ये नहीं है कि उस पर फुली डिपेंडेंट हो जाना, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं होना। तो डिपेंडेंट ना होने के लिए ये है कि आप जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, मगर जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। और अगर को आपको नेसेसरी चीजें चाहिए तो वो खुद से प्रिपेयर करके जाए। मसलन जो है आपने वो लैपटॉप लगाना था, आपका 3 स्विच वाला वो चार्जर था, वो चार्जर तो कहीं लग ही नहीं रहा, तो अब क्या करें? तो आपने वो 2 वाला कन्वर्टर खुद लेके जाना है, ठीक है। तो ये आपने खुद करना है। तीसरा ये कि हैविंग इनकरेजमेंट इन ऑडियंस, ठीक है, कि आप जो है कोई ऐसा पर्सन जो है वो एक्चुअल स्पीच के अंदर लेके आए जिससे आपको अच्छा फील हो,
ठीक है। और कई सारी इंपॉर्टेंट स्पीचेस होती हैं कि हम उन अपने आइडियस में बैठ के तैयार करते हैं। अपने क्लास फेलोज को अंदर देनी है ना, तो आप क्लास फेलोज में पहले ही बैठ के उनके साथ जो नॉन वर्बली प्रिपेयर करते हैं कि अभी जो अगर कोई व्यूज होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो ये मुझसे अभी पूछ लेंगे, तो ये इसको मैं अभी प्रिपेयर कर लूंगा। अगर जब एक्चुअल बारी आएगी तो फिर मुझे पहले से ये सारे क्वेश्चन, सारे से ये चीजें तैयार होगी। तीसरा ये है कि स्ट्रक्चर, कि आपने कोई भी प्रेजेंटेशन या स्पीच जो है वो तैयार करनी है, तो उसका ये एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर हो। हमने मिड में पढ़ा था कि उसके पहले इंट्रोडक्शन हो, फिर बॉडी हो, फिर जो कंक्लूजन हो, फिर उसके बाद उसकी समरी हो, ऐसे जो है सारे पार्ट हो। अगर आपने जो है स्ट्रक्चर है ही नहीं, आउटलाइन बनाई नहीं हुई, आपके जेहन में भी आउटलाइन होनी चाहिए। एक तो ये है ना कि आपने प्रेजेंटेशन के अंदर या स्पीच के अंदर बनाई हुई है, इसी तरीके से आपने जेहन के अंदर भी आउटलाइन बनाई हो। जेहन के अंदर कैसे है कि आपने बताया कि पहले मैंने ये बताना है, मेरे मतलब आप पूछता हूँ कि जी पहले मैंने कायदे आजम के मतलब बताना है, तो पहले उसकी बर्थ के मतलब बताना है, फिर उसकी एजुकेशन के मतलब बताना है, फिर उसकी जॉब के मतलब बताना है, फिर उसकी मुस्लिम लीग से अलहाक के मतलब बताना है, फिर मैंने उसके जो है वो पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर उसका बताना है, फिर उसकी जो है पाकिस्तान पोस्ट पाकिस्तान फॉर्मेशन के बाद का बताना है। तो ये मेरे दिमाग में एक आउटलाइन होनी चाहिए कि मैंने क्या क्या बताना है। तो वो लाइनें जो है वो स्लाइडों में भी हो, मगर आपके जेहन के अंदर में पूरी आउटलाइन भी हो, और उसकी आउटलाइन का एक एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में पहले होनी चाहिए कि मैंने तो जाके क्या बताना है। तो स्ट्रक्चर होगा तो आप पूरी एक स्टोरी सुना सकेंगे। अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो आप कभी सर पकड़ लेंगे, कभी उसका धड़ पकड़ लेंगे, कभी उसका टांग पकड़ लेंगे। कोई जो है कभी ऑडियंस को नहीं पता चलेगा कि हम सुन क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं ये ऑडियंस, तो वो आपको फिर परेशानी बनेगी। ठीक है। इसके अलावा पॉजिटिव एंकर्स, पॉजिटिव एंकर्स आप अपने कई सारे जो है जो ऐसी चीजें जो है वो पॉजिटिव एंकर क्या होते हैं कि जो आपको सपोर्ट दे, सपोर्ट दे। मतलब ऑडियो विजुअल एड्स है, ऑडियो विजुअल एड्स है कि आप कई सारी बातें जो है सिर्फ बातों से लोगों को नहीं समझा सकते, मगर अगर आप उसको वही चीज दिखा दें, तस्वीर दिखा दें। मैं कहता हूँ जी कि एक जो है वो हेज हॉग होते हैं। हेज हॉग एक एनिमल है। अब आप सोचेंगे यार हेज हॉग क्या बला है। अगर मैं हेज हॉग की आपको तस्वीर दिखा दूं तो आप समझ जाएंगे यार ये तो वो छोटा सा कांटों वाला चूहा है, ये तो रात को निकलता है। तो वो आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है। तो ये एक एंकर्स है। इसी तरीके से एंकर कई सारे जो स्टोरी टेलर्स हैं, कई सारे जो एंकर ऐसे कई सारे एंकर यूज करें। उन एंकर से क्या होगा कि ऑडियंस आपकी बात को ज्यादा देर तक रिटेन कर सके, उसके दिमाग से इरेज नहीं होगी, भूलेगा नहीं जल्दी, और उस बात को ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं। या आपके पास जो मॉडल्स बने होते हैं, या आपके पास कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो प्रोडक्ट फिजिकल फॉर्म के अंदर है। अगर प्रोडक्ट की कोई परफॉर्मेंस है तो वो परफॉर्मेंस भी दिखा सकते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट है, आप कहते हैं जी कि इससे सिर्फ नाखून के कतरे जितना लगाएं, एक कतरा लगाएं तो पूरा बर्तन साफ हो जाए। मतलब एक साबुन आपने नया बनाया, तो वो जो है एक दफा परफॉर्मेंस दिखा दे तो डेफिनेटली वो जो है लोग उससे वाकई इंप्रेस हो जाएंगे, वो भूलेंगे नहीं यार ये तो बड़ी काम की शय है। ठीक है। ऐसी कोई भी शय उसकी फिजिकल परफॉर्मेंस, उसकी एक्टिविटी दिखाएंगे, तो वो डेफिनेटली लोगों के जहनों में, ऑडियंस के जहन में ज्यादा देर तक रहेगी। तो यहाँ तक जो है हमारा ये लेक्चर था। इसको मैं रिकॉर्डिंग भी